आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग फैक्ट्स हिंदी और इसी तरह की जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिटलर के लोग जब आर्य जाति की जड़ें ढूंढने भारत के रास्ते तिब्बत पहुंचे। साल 1939 में जर्मनी की नाजी पार्टी के प्रमुख सदस्य और होलोकास्ट यहूदियों की सामूहिक हत्या षड्यंत्र के प्रमुख वास्तुकार हेनरिक हिमलर ने कथित आर्य जाति की उत्पत्ति को खोजने के लिए 5 सदस्यों की एक टीम को तिब्बत भेजा था। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के 1 साल पहले जर्मन लोगों का एक समूह भारत की पूर्वी सीमाओं पर गुप्त रूप से पहुंचा। वो आर्य जाति की उत्पत्ति के स्रोत को खोजने के मिशन पर आए थे। एडोल्फ हिटलर का मानना था कि आर्य नॉर्डिक लोग लगभग 1500 साल पहले उत्तर दिशा से भारत आए थे और आर्यों ने स्थानीय अनार्यों के साथ घुलने मिलने का अपराध किया था, जिससे पृथ्वी पर दूसरे सभी नस्लों से श्रेष्ठ होने के गुणों को उन्होंने खो दिया। हिटलर ने नियमित रूप से अपने भाषणों, लेखों और वाद विवादों में भारतीयों और अपनी स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष के प्रति गहरी घृणा व्यक्त की। फिर भी हिटलर के शीर्ष सैन्य सहायकों में से एक और एसएस नामक सुरक्षा बल के प्रमुख हेनरिक हिमलर के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप तब भी करीब से देखने लायक था। यहीं से एक प्रसंग में तिब्बत का आगमन हुआ। प्रलय से बचने वाले आर्यों की खोज। जो लोग गोरा नार्डिक श्रेष्ठ जाति का विचार रखते हुए शपथ लेते थे, वह एक खोए हुए काल्पनिक शहर के अटलांटिस की कहानी में यकीन रखते थे। वहाँ कभी सबसे शुद्ध रक्त के लोग रहा करते थे। माना जाता है कि यह शहर अटलांटिक महासागर में इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच कहीं स्थित था। कथित तौर पर यह पुरानिक द्वीप एक दिन दिव्य वज्रपात के चपेट में आने के बाद डूब गया। माना जाता है कि वहां से बचने वाले सभी आर्य अधिक सुरक्षित स्थानों पर चले गए। हिमालय, विशेष रूप से तिब्बत को उनकी सुरक्षित शरण स्थली माना जाता है, क्योंकि यह दुनिया की छत के रूप में मशहूर है। हिमलर ने 1935 में एक यूनिट बनाई जिसे अहननेरवे या पैतृक विरासत ब्यूरो कहा जाता था। इसे यह पता लगाने के लिए बनाया गया कि अटलांटिस शहर के लोग बिजली गिरने और प्रलय होने के बाद आखिर कहाँ गए और उस जगह की खोज की जाए जहाँ महान आर्य जाति के निशान अभी भी बने हुए हैं। उन्होंने 1938 में इस खोज अभियान पर 5 जर्मनों की एक टीम को तिब्बत भेजा। टीम के 2 सदस्य बाकियों से अलग थे। एक अर्नेस्ट शेफर थे, जो 28 साल के एक प्रतिभाशाली जंतु विज्ञानी थे। वह पहले भी 2 बार भारत चीन तिब्बत सीमा पर जा चुके हैं। 1933 की नाजी विजय के तुरंत बाद शेफर एसएस में शामिल हो गए थे। इससे बहुत पहले हिमलर तिब्बत अभियान के लिए उनके संरक्षक बन गए थे। शेफर को शिकार खेलना बहुत प्रिय था और उन्हें बर्लिन के अपने घर में ट्रॉफियां जमा करना बेहद पसंद था। ऐसे ही एक शिकार अभियान के दौरान दुर्घटनावश गलती से उन्होंने अपनी पत्नी पर ही गोली चला दी थी। इससे उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। तिब्बत अभियान के दूसरे प्रमुख व्यक्ति ब्रूनो बैगर थे। वह एक युवा मनोविज्ञानी थे जो 1935 में एसएस में शामिल हुए थे। बगैर तिब्बतियों को खोपड़ी और उनके चेहरे का माप लेते थे और फेस मास्क बनाते थे। उन्होंने अपने काम के बारे में बताया, इस क्षेत्र में नॉर्डिक नस्ल के अनुपात, उत्पत्ति, महत्व और विकास के बारे में सामग्री एकत्र करना है। 5 जर्मनों को लाने वाला जहाज मई 1938 की शुरुआत में श्रीलंका के कोलंबो में रुका। वहां से एक अन्य सदस्य को मद्रास, जो अब चेन्नई, ले जाया गया और एक को कोलकाता। भारत के ब्रिटिश अधिकारी यहां आने वाले जर्मनों से सावधान थे और उन्हें जासूस समझते थे। शुरू में वे उन्हें भारत से गुजरने की अनुमति देना नहीं चाहते थे। उस समय की ब्रिटिश संचालित अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐसे ही आरोप लगाने वाली हेडलाइन लगाई, एक गेस्टापो एजेंट इन इंडिया। भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम, जो तब एक स्वतंत्र पर्वतीय रियासत थी,
के रहने वाले ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारी भी अपने यहाँ से इन लोगों को तिब्बत नहीं जाने देना चाहते थे। लेकिन अंत में नाजी टीम के संकल्प की जीत हुई। साल के अंत में ये पांचों जर्मन अपने खच्चरों और सामान से बंधे स्वास्तिक झंडे के साथ तिब्बत में प्रवेश कर गए। तिब्बत में स्वास्तिक एक जाना माना चिन्ह था। इसे वहाँ पर यूंग ड्रंग के नाम से जाना जाता था। शेफर और उनकी टीम ने भारत में रहने के दौरान यहाँ भी इसे कई जगह देखा। हिंदुओं के बीच बहुत पहले से यह अच्छे भाग का प्रतीक रहा था। आज भी इसके चिन्ह को लोग अपने घरों, मंदिरों, गली के कानों और अपने टेम्पो ट्रक के पीछे लगाते हैं। उस दौरान तिब्बत में हालात बदल रहे थे। 13वीं दलाई लामा की 1933 में मृत्यु हो गई थी। नए दलाई लामा केवल 3 साल के थे, इसलिए बौद्ध धर्म को मानने वाले तिब्बत राज पर एक रीजेंट के नियंत्रण था। रीजेंट के साथ साथ आम तिब्बतियों ने उन जर्मनों के साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार किया। फेस मास्क बनाने वाले वेगर ने वहाँ कुछ समय तक स्थानीय लोगों के डॉक्टर के रूप में भी काम किया। जब ये लगने लगा कि शेफर और अन्य लोग वैज्ञानिक शोध की आड़ में अपने वास्तविक शोध के लिए वहाँ अधिक समय तक रुक सकते हैं, तभी अगस्त 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की छिड़ जाने से उनके अभियान में कटौती कर दी गई। उस समय तक वेगर ने 376 तिब्बतियों की खोपड़ी और अन्य विशेषताओं को मापा। उनकी करीब 2000 तस्वीरें ली और 17 लोगों के सिर, चेहरे, हाथों और कानों के नकल बनाए और 350 लोगों की उंगलियां और हाथों के निशान लिए। उन्होंने 2000 निर्वंश विज्ञान से जुड़ी कलाकृतियों को भी इकट्ठा किया। टीम के एक अन्य सदस्य ने 18,000 मीटर लंबी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बनाई और 40,000 तस्वीरें ली। शेफर ने तिब्बत से लाए अपने अधिकांश खजाने को साल्वर के एक महल में रखा, जहां युद्ध के दौरान वह रहने लगे थे। लेकिन 1945 में मित्र देशों की सेना ने वहां छापा मारा। इस कार्रवाई में अधिकांश तिब्बती चित्र और अन्य सामग्री बर्बाद हो गई। युद्ध में अभियान के अन्य तथाकथित वैज्ञानिक परिणामों के साथ वही हश्र हुआ। वे या तो खो गए या बर्बाद हो गए, और नाजियों के अतीत की शर्म के चलते युद्ध थमने के बाद किसी ने भी उन सामग्रियों का पता लगाने की कोशिश नहीं की।